Welcome to the digital world of Ojang IAS. Ojang IAS is one of the most authentic and reliable institute of India. Myself, Dr. Kumar Nalim, Faculty of History, educated from University of Delhi, and I am also associated with this institution. I am mentoring the IAS aspirants since last 2 decades. Teaching is not only my profession but also my passion. Apart from the teaching, I have written so many books on history, especially on world history and Indian history, published by eminent publications like McGraw-Hill publication, Arihant publication, Orient Black Swan publication, etc. Today I am going to discuss the strategy and planning of modern Indian history, which is an important part of GS Mains for IAS. Regularly questions are asked from this section. So this session is very important for you, especially those who are going to appear in the IAS examination, especially next year. ओजांग IAS के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की जो कक्षा है, आज का जो ये सेमिनार है, वह सिविल सर्विसेज मुख्य परीक्षा पर केंद्रित है और इसमें मुख्य रूप से आधुनिक भारतीय इतिहास की रणनीति पर, उसकी योजना पर मैं प्रकाश डालूंगा। और अभी हमारा आपका जो सेशन होगा वो लगभग 1 घंटे का सेशन होगा और उस 1 घंटे के सेशन में आप बहुत कुछ जान पाएंगे। मुख्य तौर पर पाठ्यक्रम क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस क्या है, and how to tackle these questions. Especially I am going to talk the writing skill of these questions. I think the writing skill is the key of success in the civil services examination. पिछले 2 दशकों का जो मेरा पढ़ाने का अनुभव है और पिछले 1 दशक में संस्थान की जो कार्यक्षमता है, जिस प्रकार से ये संस्थान ने अपने आप को सिविल सेवा के क्षेत्र में एक मानक के तौर पर स्थापित किया है, उसका एक सुंदर संगम आज के इस कक्षा में आपको देखने को मिलेगा। सो इट्स ए वेरी गुड फ्यूजन ऑफ द मैनेजमेंट एंड द एकेडमिक्स। सिविल सेवा में जो बेस है हमारा, सिविल सेवा का जो आधार है, उसमें एनसीईआरटी की बड़ी अहम भूमिका है। इसलिए हमारे संस्थान के द्वारा एनसीईआरटी पर विशेष रूप से केंद्रित एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। पहले ये देख लें, मॉडर्न हिस्ट्री, आज से ये कक्षा आरंभ हो रही है। और हां, ये जो हमारा कार्यक्रम है ये लगभग 30 आवर्स का है, 30 घंटे का है। प्रतिदिन 3 घंटे की क्लास होगी और ऑल एंड अराउंड 10 दिनों तक यह कार्यक्रम चलेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट 10 वर्किंग डेज एक्सेप्ट हॉलीडेज। और एनसीईआरटी में आप देखें, यहां पर ओजांग सर के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया। जो आंदोलन क्या है? एनसीईआरटी आंदोलन है। और ये 12 दिसंबर से एक फ्रेश बैच
लॉन्च हुआ है। और ये जो फ्रेश बैच है, इसमें आप उन सब चीजों को देख पाएंगे जो हमारा बेस तैयार करता है, हमारा आधारभूत संरचना है। तो बेसिकली आप यह देखें कि आज का यह कार्यक्रम विशेष रूप से उन छात्रों के लिए, उन गंभीर छात्रों के लिए है जो सिविल सेवा परीक्षा को पूरी गंभीरता से लेना चाहते हैं। आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे हमारे छात्र छात्राएं जुड़ चुके हैं, हमारे बच्चे इस संस्थान से, इस लिंक से, हमारे संस्थान के लिंक से जुड़ चुके हैं। आज की जो संरचना है उस पर मैं प्रकाश डाल दूं कि सबसे पहले मैं पाठ्यक्रम की परिचर्चा करूंगा और फिर उसी पाठ्यक्रम से हम धीरे धीरे स्ट्रेटजी की ओर बढ़ते हुए अंत में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और साथ में इस रणनीति पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार आईएएस के एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। सो जस्ट वॉच दिस वीडियो पेशेंसली। इतिहास जो हमारे इस कक्षा कार्यक्रम का फोकस एरिया है, जीएस में इतिहास की बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका है और इतिहास विषय से 3 सेगमेंट रखे गए हैं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में। एक इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, दूसरा मॉडर्न इंडिया और तीसरा हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो वी हैव 3 इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स: Indian heritage and culture, modern India and history of the world. Today I am going to discuss modern Indian history. Modern Indian history. तीनों ही खंडों में अगर प्रश्नों की संख्या आप देखेंगे तो सबसे अधिक प्रश्न ऑन एन एवरेज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। इसलिए यह खंड हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक बात और, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बल्कि इतिहास खंड से जो प्रश्न आते हैं प्रीलिम्स में, उसमें इतिहास के कुल प्रश्नों का लगभग 50% आधुनिक भारतीय इतिहास से ही होता है। तो अगर आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को समझ गए तो इससे संबंधित फैक्ट ऑटोमेटिक आप समझेंगे। तो जो मेरा स्टाइल ऑफ टीचिंग है वो ये है कि मैं कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करूंगा और उसी कॉन्सेप्ट में फैक्ट आपके पास चला जाएगा। इसलिए अलग से फैक्ट के लिए विशेष मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आईएएस सिलेबस, अब देखिए पाठ्यक्रम क्या है। सबसे पहले मैं पाठ्यक्रम की चर्चा करूंगा। जीएस मींस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडिल ऑफ द 18th century until the present। अब मूल बात को समझे, 18वीं शताब्दी के मध्य से लेकर अब तक। तो 18वीं शताब्दी का मध्य क्या है? 1750। और 1750 के आसपास एक घटना हुई थी, द बैटल ऑफ पलासी। सो बेसिकली बैटल ऑफ पलासी वाज ए लैंडमार्क बिटवीन मिडेवल इंडियन हिस्ट्री एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। सो ये लैंडमार्क है आपका, ध्यान रखिएगा। सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनालिटीज एंड इशूज। अब इसमें जो संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं उनको पढ़ना है, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व पढ़ने हैं और महत्वपूर्ण मुद्दे पढ़ने हैं। तो सिलेबस में स्पष्ट लिखा गया है ये 3 चीजों पर आपको फोकस करना। आप देखेंगे कि ये जो पर्सनालिटीज है, इसमें कुछ पर्सनालिटीज पर प्रश्न पूछे गए हैं और कुछ पर भविष्य में पूछे जाएंगे। जैसे महात्मा गांधी पर ऑलरेडी क्वेश्चंस आर आस्क्ड। आचार्य विनोबा भावे पर प्रश्न पूछे जा चुके हैं और भविष्य में जिस पर पूछे जाएंगे उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और आज एक महज संयोग है कि आज की जब यह कक्षा चल रही है तो आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है। सबसे पहले इस महान व्यक्ति को मैं सत सत नमन करता हूं और जिन्होंने भारत में उस वर्ग के लिए लड़ाई लड़ी
जो वर्ग डिप्रेस्ड क्लास था। तो अंबेडकर हर उस व्यक्ति के लिए की लड़ाई है जो समाज में दलित है, वंचित है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कास्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लास। और ये जो छात्र हैं यह भी एक वंचित समुदाय है। तो आप देखो यहां पे एक पॉइंट। दूसरा, द फ्रीडम स्ट्रगल। मॉडर्न इंडिया का जो दूसरा सेगमेंट है वो है फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता संग्राम, इट्स वेरियस स्टेजेस एंड इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स एंड कंट्रीब्यूशंस। You have to study the contributors and contributions from different parts of the country. अब आप देखेंगे कि ये जो फ्रीडम स्ट्रगल है इसके विभिन्न स्टेज। नॉर्मली फ्रीडम स्ट्रगल कहां से आरंभ होता है? द रिवोल्ट ऑफ 1857, दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। V.D. Savarkar was the first Indian leader who mentioned the revolt of 1857 as freedom struggle. और यहां से आप देखेंगे कि यह फ्रीडम स्ट्रगल की परंपरा शुरू है। यद्यपि जितने भी प्रकार के पेजेंट्री रिवोल्ट हैं, ट्राइबल रिवोल्ट्स हैं, ऑल वेयर द पार्ट्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जो हुए थे उनको शामिल करना है। अब यह सिलेबस में क्यों लिखा गया, इसकी प्रासंगिकता समझें। आजादी के पश्चात भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर आरसी मजूमदार को राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास लिखने के लिए अधिकृत किया। उन्होंने जो इतिहास लिखा वो पंडित नेहरू के विचारों से तालमेल नहीं खाता था, क्योंकि उनका मानना था कि इसमें बंगाल को कुछ अधिक वेटेज दिया गया है और भारत के कई क्षेत्रों को नजरअंदाज किया गया है। तो उन्होंने यह प्रोजेक्ट उनसे ले लिया एंड गिवन टू डॉक्टर ताराचंद्र। डॉक्टर ताराचंद्र कौन थे? ये ही वॉज द वाइस चांसलर ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंड वेरी क्लोज टू पंडित नेहरू। फिर भारत का जो अधिकृत इतिहास है जो भारत सरकार के द्वारा लिखवाया गया वो डॉक्टर ताराचंद के द्वारा लिखवाया गया। तो जो पाठ्यक्रम निर्माताओं ने स्पष्ट रूप से मेंशन किया कि फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यानी कि जब इंटीग्रेटेड अप्रोच लेंगे, पूरे हिंदुस्तान को आप एक नेशन के रूप में देखेंगे, तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि भारत का कोई क्षेत्र नेग्लेक्ट ना हो, भारत का कोई क्षेत्र इग्नोर्ड ना हो। इसीलिए पूरे भारत को इसमें समेटा जाना है। तो दूसरा सेगमेंट हो गया। और तीसरा सेगमेंट है पोस्ट इंडिपेंडेंस। ये जो पाठ्यक्रम है वो 2013 में निर्मित किया गया था, जो अब तक कंटिन्यू हो रहा है। 2013 में पहली बार इस नए पाठ्यक्रम पर एग्जामिनेशन हुए थे और उस पाठ्यक्रम में ये टॉपिक जोड़ा गया, पोस्ट इंडिपेंडेंस, कंसोलिडेशन and reorganization, consolidation and reorganization within the country, सुदृढ़ीकरण और पुनर्संगठन, और ये जो होंगे वो विद इन द कंट्री, अपने राष्ट्र के अधीन। अब ये टॉपिक क्यों लाया गया, इसकी प्रासंगिकता समझिए आप। जब देश हमारा आजाद हुआ था उस समय इंडिपेंडेंस was the landmark of Indian history. But what about after 7 decades of our independence? आज की तारीख में भारत की आजादी भी एक इतिहास बन गया है। भारत में पहली बार एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बना जिसका जन्म आजादी के बाद हुआ था। अब आजादी भी हमारे लिए इतिहास की बात है। तो लगा यह पाठ्यक्रम निर्माताओं को कि आजादी के बाद के इतिहास से भी आज के युवाओं को परिचित कराने की जरूरत है। आप में से ज्यादातर जो लोग होंगे
जो इसको ऑब्जर्व कर रहे होंगे, वॉच कर रहे होंगे, वो सब 90s के होंगे, उनका जन्म 90s में हुआ होगा। और बहुत तो ऐसे होंगे जो 2000 के आसपास, या कुछ यंग ऐसे भी हो सकते हैं कि 21वीं सदी के आरंभ में उनका जन्म हुआ होगा। जो बच्चे 20वीं सदी के अंतिम दशक या 21वीं सदी के प्रथम दशक के हैं, उनके लिए इतिहास, उनके लिए आजादी भी एक इतिहास है। तो इससे भी पढ़ाने की जरूरत है। आपको यह जानने की जरूरत है कि आजादी के बाद भारत किन किन समस्याओं से घिरा रहा और किस प्रकार उन समस्याओं से बाहर निकला। तो आप देखिए, पोस्ट इंडिपेंडेंस, कंसोलिडेशन एंड रिकॉग्निशन। अब सिलेबस का जो ये पाठ्यक्रम है, इसमें एक बात आपको ध्यान दे। अब इसमें यह नहीं लिखा है कि कब तक, कहां तक, तो आपको एक क्लैरिटी मैं दे दूं। एक तो 1947 जब देश की आजादी हुई, इसके बाद जो सबसे प्रमुख लैंडमार्क है वो है 1964 एट द डेथ ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु तक एक लैंडमार्क है। तो पहले इस सिलेबस को यहां तक एक्सटेंड किया गया। लेकिन आप देखेंगे कि जब सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा में प्रश्न आए तो उसमें एक प्रश्न ताशकंद एग्रीमेंट से भी था, ताशकंद एग्रीमेंट से भी था। यानी कि लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री काल से संबंधित भी प्रश्न पूछे गए। और आगे एक प्रश्न पूछा गया बांग्लादेश की आजादी के मुद्दे से, ड्यूरिंग द रेन ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी, एंड इंदिरा गांधी वाज असैसिनेटेड इन 1984। तो अगर हम इंदिरा गांधी तक के हिस्से को ले लें तो आप देखिएगा 1984 तक हमारे लिए प्रासंगिक है, रिलेवेंस है। तो आप लाल बहादुर शास्त्री प्लस इंदिरा गांधी और पंडित नेहरू, आप देखें यहां पर कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, इन प्रधानमंत्री के काल तक तो प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो मिनिमम जो आपकी तैयारी होनी चाहिए वो टिल 1984, आई एम टॉकिंग अबाउट जीएस मेंस। और जीएस प्रीलिम्स में अभी भी जो लैंडमार्क है वो 1964 तक है। तो प्रीलिम्स में 1964 तक आप पढ़ेंगे, और जो ये आपका हिस्सा है जीएस मेंस का 1984, हो सकता है कि 2-3-4 वर्ष के बाद या कमिंग ईयर्स में एलपीजी पॉलिसी के बारे में भी पूछा जाए। एलपीजी पॉलिसी के में 1990s, 1990 के दशक तक, और 1990 के दशक में आप देखेंगे कि मनमोहन सिंह वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड पीवी नरसिंह राव वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो 1990s तक अगर आप उसको तैयार कर ले तो आप सेफ रहेंगे। यानी कि 1990 के दशक तक आपको तैयार करना चाहिए। एक आइडियल कंडीशन है भविष्य के लिए। लेकिन अभी जो आपकी यात्रा है वो आप देख ले यहां तक, और आगे इसको आप बढ़ा सकते हैं यहां तक। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस से संबंधित आप समझ पाए। अब आप देखो, अब सवाल यह उठता है कि ये जो इतिहास लिखा गया, इसकी लिखने की जरूरत क्यों महसूस हुई, और आधुनिक भारत का जो इतिहास है इसकी परंपरा कहां से आरंभ हुई। तो इसकी परंपरा आरंभ हुई भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के दौरान। अंग्रेजों ने यह महसूस किया कि अगर भारत में प्रशासनिक सुव्यवस्था स्थापित करनी है, भारत में एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलप करना है, तो हमें भारत की सभ्यता, संस्कृति, परंपराएं, रीति रिवाज की जानकारी आवश्यक है। अब ये जानकारियां कैसे होंगी, तो आप देखिए यहां पर
ड्यूरिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के दौरान अंग्रेजों ने महसूस किया सॉरी अंग्रेजों ने महसूस किया कि किस प्रकार एक बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित किया जा सके। द मेन मोटो वाज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, द मेन मोटो वाज नॉट टू पब्लिक वेलफेयर, लोक कल्याणकारी के लिए नहीं था, लेकिन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन जरूरी था। और इसके लिए उन्हें महसूस हुआ कि वे भारत में तब तक प्रभावी प्रशासन नहीं कर सकते जब तक कि सिविलाइजेशन, कल्चर, ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स, इन चारों चीजों को नहीं जान लेते। सभ्यता, संस्कृति, परंपराएं, रीति रिवाज, अब इन्हें जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन्हें जानने के लिए आपको इतिहास का अध्ययन करना पड़ेगा। अब अंग्रेजों के साथ समस्याएं ये थी कि वे भारत का इतिहास पढ़े कैसे, क्योंकि प्राचीन काल में जितने भी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट थे दे वेयर क्रिएटेड इन संस्कृत लैंग्वेज, एंड ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड ऑल द इंपॉर्टेंट बुक्स वेयर क्रिएटेड इन पर्शियन लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम द अदर लैंग्वेजेस। एंशिएंट में पाली और प्राकृत भी थे, मध्यकाल में देखेंगे कि टर्किश लैंग्वेज, अरबिक लैंग्वेज, इसमें भी किए गए। आप देखिएगा कि संस्कृत और पर्शियन सबसे अधिक प्रयोग किए गए, प्राचीन काल में संस्कृत और मध्यकाल में पर्शियन। अब यहां पर आप देखिए कि इसको जानने के लिए ब्रिटिश प्रशासकों ने एशियाटिक सोसाइटीज की स्थापना की। ब्रिटिशर्स एस्टैब्लिश डिफरेंट एशियाटिक सोसाइटीज, एशियाटिक सोसाइटीज की स्थापना की और लगभग 4 दशक के अंदर 3 प्रमुख एशियाटिक सोसाइटीज की स्थापना कर ली। एज फॉर एग्जाम्पल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे एंड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, 1784, 1804, 1823. So within 4 decades, Britishers established 3 important Asiatic societies, and all the important scholars were attached with these societies. As for example, William Jones, Max Muller. William Jones, Max Muller. The basic duty of these scholars were to translate the Indian literature into Western language, especially in English language. James Mill was one of the most important scholars of the beginning of the 19th century. He written a landmark book, The History of British India. The History of British India in 3 volumes, Britain 1817. 19वीं सदी के आरंभ में जेम्स मिल ने यह पुस्तक लिखी, and he was the first scholar who presented the classification of Indian history, and he classified the Indian history in 3 segments, in 3 parts. First one, Hindu India, second one, Muslim India, and third one, ब्रिटिश इंडिया। हिंदू भारत, मुस्लिम भारत और ब्रिटिश भारत। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन सेक्ट और रिलीजन, दैट्स वाई दिस क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो नोन एज कम्युनल क्लासिफिकेशन। इसलिए यह वर्गीकरण सांप्रदायिक वर्गीकरण भी कहलाता है, एंड इंडियन स्कॉलर्स आउटराइटली रिजेक्टेड दिस क्लासिफिकेशन and given the modern classification. And what is the modern classification? Ancient India, medieval India and modern India. प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। Ancient India, medieval India and modern India. हमने नई टर्मिनोलॉजी के साथ यह काम किया। अब देखिएगा कि यह जो वर्गीकरण किया गया, इसमें हमारे अध्ययन का क्षेत्र कौन सा है? मॉडर्न इंडिया।
from 1757 onwards. From earliest time to 750 AD, from 750 AD to 1757 and from 1757 onwards. मॉडर्न इंडिया. अब ये जो मॉडर्न इंडिया है इसको आप समझो थोड़ा सा. सॉरी. अब आप इसमें देखो कि इंडियन हिस्ट्री को हमने 3 भागों में बांट दिया. एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया. IAS अभिषेक मिश्रा. हमें लगता है कि इंग्लिश में ज्यादा सहज. एक्चुअली क्या है कि आई एम एजुकेटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड मैकेलियन एजुकेशन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1835. सो इट मे बी द इन्फ्लुएंस ऑफ मैकेलियन एजुकेशन सिस्टम which was based on infiltration theory. मैं हिंदी में भी बराबर आपको बात करूंगा. हिंदी मीडियम वाले कहीं भी यह फील ना करे कि मैं उनको इग्नोर कर रहा हूं. हिंदी में भी होंगे बाइलिंगुअल, बल्कि मैं खुद भी एक हिंदी बेल्ट से ही आता हूं, तो हिंदी को तो कभी भी इग्नोर मैं कर नहीं सकता. आप देखो यहां पर इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम टू प्रेजेंट. फर्स्ट वन, एंशिएंट इंडिया. व्हाट इज एंशिएंट इंडिया? फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम टू मिड ऑफ 8th century AD, that is before feudalism. Try to understand what is ancient India from earliest time to the mid of 8th century AD. From the mid of 8th century AD to the mid of the 18th century. That is the period of feudalism. And third one, from the mid of the 18th century to the end of the 20th century. That is after feudalism. एक बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको देने का प्रयास कर रहा हूं कि फ्यूडलिज्म इज ए रिमार्केबल फेनोमेना व्हिच डिवाइड्स इंडियन हिस्ट्री इन 3 पार्ट्स. सामंतवाद जहां से आरंभ होता है और सामंतवाद जहां तक जाता है, ये पूरा जो काल है ये मध्यकाल कहलाता है. अगर वर्ल्ड हिस्ट्री हम पढ़ेंगे तो मिडिवल वर्ल्ड, और अगर इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मिडिवल इंडिया. तो आप देखो कि मिडिवल इंडिया का मतलब है कि सामंतवाद के आरंभ से सामंतवाद के अंत तक. अब सामंतवाद के पहले का काल क्या कहलाएगा? सामंतवाद के पहले का काल कहलाएगा एंशिएंट इंडिया, और सामंतवाद के बाद का काल कहलाएगा मॉडर्न इंडिया. राइट. अब देखो ये जो आपके पास स्ट्रक्चर आए, अब इसमें से आपको जो पढ़ना है, अब हम इस मूल मुद्दे पर सामने आते हैं और इस स्ट्रक्चर के द्वारा हम आपको पूरे सिलेबस को एनालाइज करेंगे. लेकिन इस सिलेबस को एनालाइज करने से पहले 5 मिनट में आपसे समय लूंगा यह अवधारणा बताने के लिए कि अभी जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया था फ्यूडलिज्म, इसको डिटेल करने के लिए. तो पहली बात आप देखो कि फ्यूडलिज्म को हमने आधार बनाया और इस सामंतवाद के आधार पर हमने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांट दिया. राइट. अब आप देखो ये सामंतवाद. अब प्रश्न ये उठता है कि व्हाट इज फ्यूडलिज्म? सामंतवाद है क्या? तो आप देखो यहां पर सामंतवाद वाज बेसिकली द लैंड बेस्ड पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर. लैंड बेस्ड पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर इन विच we have so many land intermediaries class, and this system was based on fragmentation of land. सामंतवाद भूमि आधारित एक ऐसी पिरामिड नुमा संरचना है जिसके शीर्ष पर शासक और सबसे नीचे किसान होते हैं, और इसके बीच में ये होते हैं फ्यूडल लॉर्ड्स. ये फ्यूडल लॉट्स में लैंड बटे होते हैं और इसलिए ये कहलाएंगे लैंड इंटरमीडिएरीज क्लास. ये भूमि बिचौलिया वर्ग है. ये भूमि बिचौलिया वर्ग है. अब आप देखो, और इसके कारण ये जो लैंड टुकड़ों टुकड़ों में बट रहा है, दैट इज नोन एज फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड. ये भूमि का विखंडीकरण है और इसी को सामंतवाद कहा गया. अब इस सामंतवाद में 2 प्रमुख शब्द हैं. एक fief and another is vassal. Fief and vassal.
What is fief? Fief means land, and vessel, holder of the land. Holder of the land. So basically fief से ही यह फ्यूडलिज्म बना है. फीफ से एक शब्द बना है फ्यूडम. फ्यूडम एंड फ्यूडम से बने फ्यूडलिज्म, सामंतवाद. तो आपको ध्यान में रखना है कि फीफ, फीफ इज ए लैटिन टर्म विच मीन्स लैंड. फीफ. अब आप देखो यहां, अब इंडिया में कैसे समझेंगे कि फीफ? इंडिया में देखना आपको फीफ की जगह मिलेंगे इक्ता, वजह, जागीर, जमीन. एंड इन इंडिया जस्ट लाइक वेसल, इक्तादार, वजहदार, जागीरदार, जमींदार, दैट इज होल्डर ऑफ द लैंड. अब आप देखो यहां पर एक विशेष बात मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि जो हमने इक्तादार बताया, वजहदार, जागीरदार, ये सब जो हैं ये नॉन हेरिडिटरी एंड ट्रांसफरेबल है. पॉइंट टू बी नोटेड. इक्तादार, वजहदार, जागीरदार हैड no hereditary but transferable land. And what about जमींदार? Hereditary and not transferable. वंशानुगत थे और अहस्तांतरणीय थे. अब इसी से आपको इंडिया को कनेक्ट करना है. ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल जमींदारी सेटलमेंट was established by Lord Cornwallis in 1793. अब भारतीय जमींदारों को उन्होंने दिया हेरिडिटरी राइट एंड ट्रांसफरेबल राइट. देखना, ये हेरिडिटरी राइट यहां से लिया, ट्रांसफरेबल यहां से ले लिया. अब जब वंशानुगत होगा तो ट्रांसफरेबल कैसे होगा? तो इंडियन जमींदार हैड बेसिकली लैंड राइट्स ड्यूरिंग द मिडेवल फेज. But what about during the British rule? Indian Jamindar had given the land ownership. That was the basic difference between medieval period and the modern period. मध्यकालीन जो जमींदार थे, मुगल कालीन जो जमींदार थे, उनके पास भूमि अधिकार थे, और ब्रिटिश कालीन जो थे उनके पास क्या थे? लैंड ऑनरशिप था. लैंड ऑनरशिप था. यह मूलभूत अंतर है. Actually, Lord Cornwallis himself belonged to a landlord family. So he confused and given the land ownership to Indian Jamindar. But in India, Mughals never given the land ownership to the Indian Jamindars. Indian Jamindar had only the land rights. That's why during the 19th century, जमींदारी सेटलमेंट वाज रिप्लेस्ड बाय रैयतवारी सेटलमेंट एंड महलवारी सेटलमेंट. रैयतवारी सेटलमेंट हैपन इन साउथ इंडिया एक्सटेंडेड टू वेस्ट इंडिया, एंड इन नॉर्दर्न इंडिया महलवारी सेटलमेंट. नाउ अब हम लोग अपने इस मुद्दे पर आते हैं. अब देखो, ये पूरा जो मॉडर्न इंडिया का जो पाठ्यक्रम है उसको एक चार्ट के द्वारा हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया है. मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को देखो. यह हमारा शुरू होता 18th सेंचुरी से. 18th सेंचुरी से. अब ये जो 18th सेंचुरी है, आप देखो यहां पे, इसमें एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, डिक्लाइन ऑफ मुगल्स. डिक्लाइन ऑफ मुगल्स. अब ये जो मुगल्स हैं इनके पतन की बात है. अब देखो, राइज ऑफ रीजनल पावर्स. अब मुगलों का जब पतन होगा तो क्षेत्रीय शक्तियों का उदय होगा. राइज ऑफ रीजनल पावर्स एंड इमरजेंस ऑफ यूरोपियन पावर्स. ड्यूरिंग द लैटर मुगल्स वी कैन सॉ द डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, and the resultant was rise of regional powers and emergence of European powers. अब ये जो यूरोपियन पावर्स आएंगे तो ये अपने अनुरूप एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप डेवलप करेंगे. तो आप देख लो 19th सेंचुरी में क्या स्थिति होगी. ब्रिटिश इकोनॉमिक स्ट्रक्चर. You should have to study the British economic structure.
what were the important topics related to British economic structure? First one, drain of wealth. Second one, deindustrialization. Third point is land revenue settlements. And fourth point is commercialization of agriculture. Last but not the least, the impact of British economic policy on Indian economy. British administrative structure. British administrative structure, including civil services, police system, judicial system. That was the important administrative segments. Civil services was firstly introduced by Lord Cornwallis. Police system was firstly introduced by Lord Cornwallis, and modern judicial system was introduced by Warren Hastings and Lord Cornwallis. तो आपको इस सिस्टम को जानना है. ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम, British educational system, that is Machiavellian education system based on infiltration theory. तो ये जो मैकेलियन एजुकेशन सिस्टम आया, इसके बारे में जानना है. यद्यपि आगे चलकर गांधी जी ने इसका एक वैकल्पिक रास्ता दिया था, बेसिक एजुकेशन ऑफ वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन, बट अनफॉर्चुनेटली दैट स्कीम वाज नॉट इंप्लीमेंटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट. अब देखो, भारत पर जब ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हुई, एक तो राजनीतिक सत्ता, प्रशासनिक सत्ता, आर्थिक सत्ता और शैक्षणिक सत्ता, ये सारी जब स्थापित हो गई, तब इनके खिलाफ रिएक्शन होगा. ट्राइबल रिवोल्ट्स. ट्राइबल रिवोल्ट्स मॉडर्न इंडिया का एक सेगमेंट है. ट्राइबल रिवोल्ट्स, ये जो ट्राइबल्स हैं वे लोग हैं जो मुख्य धारा से बाहर हो चुके हैं, अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से बाहर है. इनको जनजाति कहा जाता है, पहले इनको आदिवासी कहा जाता था. इस संबंध में कुमार सुरेश सिंह, ए फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड एन आईएएस ऑफिसर, वो एक आईएएस ऑफिसर भी थे, उन्होंने लिखा द ट्राइबल्स रिवोल्ट वेयर मोर फ्रिक्वेंट एंड मोर वायलेंट. जनजातीय विद्रोह बार बार हो रहे थे और अधिक हिंसक थे. भारत में ब्रिटिश सत्ता के स्वरूप को यदि सबसे पहले किसी ने समझा तो वो है इंडियन ट्राइबल्स. पेजेंट्स रिवोल्ट्स, किसान आंदोलन, किसान विद्रोह. दूसरा प्रमुख जो है वो किसान है. अब जनजाति और किसानों ने जो माहौल उत्पन्न किया, उसी की विराट अभिव्यक्ति हमें देखने को मिलता है, द रिवोल्ट ऑफ 1857. द इमीडिएट कॉज वाज द ग्रीस्ड कार्टेज, बट द इशू ऑफ ग्रीस्ड कार्टेज वाज नॉट द फंडामेंटल कॉज फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857. Not the fundamental, it was only a factor, not the factor of the revolt of 1857. And ultimately SRRM, socio-religious reform movement, it is also known as cultural awakening, and it is also known as Indian Renaissance. ये जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ दो प्रकार के रिएक्शन हुए, डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन एंड कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन. व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव? दैट इज आल्सो नोन एज वायलेंट रिएक्शन, एंड कंस्ट्रक्टिव दैट इज नॉन वायलेंट रिएक्शन. ट्राइबल रिवोल्ट्स, peasants revolt, the revolt of 1857 are the finest example of destructive reactions. And socio-religious reform movement or cultural awakening or Indian Renaissance was the finest example of constructive reaction. So what about in the 20th century, rise of modern nationalism?
राइज ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म, आधुनिक राष्ट्रवाद। अब जब हम राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो नेशनलिज्म का, जो मॉडर्न नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था, सो दिस इज बेसिकली ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। पश्चिम के देशों ने इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को लाया भारत में, और जो वेस्टर्न मॉडर्न नेशनलिज्म है, अगर उसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो यह आरंभ होता है मिड ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के मध्य से यह आगे बढ़ता है। तो 19वीं शताब्दी ऑनवर्ड मॉडर्न नेशनलिज्म। लेकिन यह कहना कि भारत में नेशनलिज्म नहीं था, यह सही नहीं होगा। भारत में राष्ट्रवाद आदिकाल से चला रहा था। पूरे एंशिएंट इंडिया और मिडिवल इंडिया में राष्ट्रवाद था। लेकिन हमारे यहां वो राष्ट्रवाद क्या था? वो था कल्चरल नेशनलिज्म, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद था। लेकिन जो वेस्ट का जो राष्ट्रवाद आया, दैट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द कल्चरल नेशनलिज्म। आप देखना कि हमारे यहां महाकुंभ होते हैं। महाकुंभ में आप देखना कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट 4 जगह होते हैं। हरिद्वार, नासिक, प्रयागराज, उज्जैनी। यानी कि जिसने यह परिकल्पना की, उसने पूरे भारत को एक यूनिट समझा। शंकराचार्य ने 4 मठ स्थापित किए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ही वॉज बेसिकली फ्रॉम केरला। वो चाहते तो चारों केरल में ही स्थापित कर लेते, लेकिन उन्होंने पूरे भारत को एक इकाई माना। सो नेशन इज बेसिकली ए कल्चरल फेनोमेना एंड कंट्री इज बेसिकली ए पॉलिटिकल फेनोमेना। हिंदुस्तान में कल्चरल नेशनलिज्म था। इनके समय में आके ये मॉडर्न नेशनलिज्म जो एजुकेटेड क्लास के द्वारा प्रोपाउंडेड किया गया था। अब देखो यहां पर क्या होगा। इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल 20वीं शताब्दी में एक तो भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की गति हुई। यह आंदोलन चला और इस दौर में यूरोप वर्ल्ड वार में फंसा हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, न्यू डील पॉलिसी, पूंजीवाद पतन की ओर जा रहा था, साम्राज्यवाद बिखरता जा रहा था। एक वैसे दौर में भारत में आप देखना कि इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल पूरी गति से आगे बढ़ता है। और इसी में आप देखने की प्रश्न पूछते हैं जैसे कि 1920s में वी हैव सो मेनी स्ट्रीम्स इन इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल। 1920 के दशक में स्वतंत्रता आंदोलन की कई धाराएं थी। अब आपको उसके नेचर को समझना पड़ेगा। प्रश्न पूछा रहा आपके नेचर से। अब देखिए वहां पर 1920s में एक गांधीयन वे था, गांधीयन वे। सेकंड स्वराजिस्ट का वे था। तीसरा रिवॉल्यूशनरिस्ट का वे था। चौथा ट्रेड यूनियन मूवमेंट थे। और इसके अलावा आप देखेंगे कि पीजेंट्री मूवमेंट भी चले आ रहे थे, किसान आंदोलन भी चल रहा था। तो भारत में एक साथ कई धाराएं आपने सामने आएंगे। ये सब 20वीं शताब्दी में ही क्यों हो रहे थे? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो ये इंपीरियलिस्टिक पावर थे, दे वेयर नॉट इन पोजीशन टू कंट्रोल द कॉलोनीज, इफेक्टिव कंट्रोल ऑन द मूवमेंट्स ऑफ द कॉलोनीज। उपनिवेशों में जो आंदोलन चल रहे थे उस पर प्रभावी नियंत्रण रखने में वे सक्षम नहीं थे। इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, आजादी और विभाजन। अब आप देखना यहां आजादी भी मिली और विभाजन भी मिली। अब यहां पर एक क्वेश्चंस आते हैं कि वाज द पार्टीशन ऑफ इंडिया इनविटेबल? वाज द पार्टीशन ऑफ इंडिया इनविटेबल? क्या भारत का विभाजन अपरिहार्य था? नॉर्मली इंडियन राइटर्स रिटन दैट द पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज इनविटेबल। वो सामान्यतः लिखते हैं कि भारत का विभाजन अपरिहार्य था। अब चूंकि मेरा जो रिसर्च का टॉपिक है वो गांधी और माओ का है और इसी पर मैंने रिसर्च किया था। अपने उस थेसिस में मैंने एक जगह लिखा है कि इंडिया एक्सेप्टेड पार्टीशन टू अवॉइड सिविल वार एंड चाइना एक्सेप्टेड सिविल वार टू अवॉइड पार्टीशन।
I am just repeating. India accepted partition to avoid civil war, and China accepted civil war to avoid partition. भारत ने विभाजन इसलिए स्वीकार कर लिया क्योंकि वह सिविल वार से बचना चाहता था, और चीन ने सिविल वार इसलिए स्वीकार किया क्योंकि वह विभाजन से बचना चाहता था. यह अप्रोच था. आपको इस अप्रोच को समझना पड़ेगा, और जब भी आप इस तरह के प्रश्न हो तो एक प्रकार से आपका यह डिसीजन मेकिंग का है. परीक्षक आपसे पूछना चाह रहा है कि व्हाट्स योर ओन ओपिनियन, बिकॉज यू आर गोइंग टू लीड ए डिस्ट्रिक्ट, ए स्टेट. आप चीफ सेक्रेटरी बनेंगे, आईएएस आईपीएस बनेंगे, तो आपसे लीडिंग कैपेसिटी होनी चाहिए. और अगर आप सेक्रेटरी बन गए तो आपको पूरे भारत में पॉलिसी मेकिंग का टाइम मिलेगा. इट्स योर ओन ओपिनियन. अब यह मत सोचिए कि कौन सा ओपिनियन सही है और गलत है. आप यह सोचिए कि जो स्टैंड आपने लिया है उसका लॉजिक आपने ठीक से दिया कि नहीं दिया. और जब लॉजिक देंगे, रैशनल थिंकिंग करेंगे, तो आपकी बात आंसर आ जाएंगे. भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक रतन टाटा ने कहा था, या कहते हैं कि डिसीजन क्या लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है. महत्वपूर्ण यह है कि जब एक बार हमने डिसीजन कर लिया तो उसको सही साबित कैसे करें. आपको सही साबित करना है. सिविल सेवा में भी यही चीजें आती है. आपको तैयारी करनी है या नहीं करनी है, इट्स योर ओन डिसीजन. लेकिन एक बार हमने जब डिसीजन कर लिया तो फिर आपको किसी और की बात सुननी नहीं, उसको सही साबित करना है. एक बार जो कमिटमेंट कर ली फिर मैं अपनी आप की भी नहीं सुनता. फिल्मों में देखते हैं, सलमान खान का डायलॉग है ये, एक बार कमिटमेंट कर लीजिए, हां या ना, ना तो ना, हां तो हां. निर्णय आप में है. समय यही 24 आवर्स है, हमारे लिए भी, आपके लिए भी, वर्ल्ड के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के लिए भी, साइंटिस्ट के लिए भी, स्कॉलर्स के लिए भी. अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है यह आप पर निर्भर करता है. और जब आप तैयारी करेंगे तो बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन दिमाग में होगा, और उस डिस्ट्रैक्शन के समय मानसिक मजबूती जरूरी होगी. ये जो भौतिकवादी चीजें हैं ना, बहुत जल्द आपको अट्रैक्ट करती है. और अट्रैक्शन गलत नहीं है, होना भी चाहिए, लेकिन सब चीजों का एक समय होता है. 23 वर्ष की उम्र में एक लड़का स्मैकी बन रहा है, और 23 वर्ष की उम्र में एक लड़का ओलंपिक से गोल्ड मेडल जीत कर ला रहा है. दोनों की उम्र 23 ही है. संकेत में आप मेरी बात समझ गए होंगे. आप अपनी ऊर्जा को किस क्षेत्र में ले जाते हैं यह महत्वपूर्ण है. E = mc², आइंस्टीन का आपने फॉर्मूला समझेगा. ये जो एनर्जी है कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता, रूप बदलता है. तो एनर्जी अगर आपके अंदर है तो उसके लिए एक बड़ा गोल स्थापित कीजिए, उसमें एनर्जी लगाइए, तो आप देखिएगा कि आप अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर बढ़ते चले जाएंगे. ठीक. अब देखिए, और लास्ट, पोस्ट इंडिपेंडेंस, आजादी के पश्चात. पोस्ट इंडिपेंडेंस, अब आजादी के पश्चात कंसोलिडेशन. हमारे देश में क्या क्या समस्याएं थी, हमारे देश में इन समस्याओं को निजात कैसे पाया गया, और कौन कौन सी समस्या तात्कालीन सरकार नहीं सुलझा पाई जो बाद में सुलझाई गई. एज फॉर एग्जाम्पल द इशू ऑफ कश्मीर, द आर्टिकल 370, और कुछ चीजों को बड़ी सफलतापूर्वक सुलझा लिया गया, जैसे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, द इशू ऑफ प्रिंसली स्टेट्स. ये जो भारतीय रजवाड़े का मुद्दा था, इनको बड़ी बुद्धिमत्तापूर्वक इसको सुलझाया गया. तो पोस्ट इंडिपेंडेंस से संबंधित ये सब चीजें. अब आपका जो मॉडर्न इंडिया में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, थोड़ा मैं उस पर फोकस करूंगा. और मॉडर्न इंडिया में जो प्रश्न है वो ज्यादातर फ्रीडम स्ट्रगल से पूछे जाते हैं, पर्सनालिटीज से पूछे जाएंगे, और डिफरेंट इश्यूज से पूछे जाएंगे. तो इनिशियल जो टॉपिक है, बंगाल, मराठा, सिंध, मैसूर, पंजाब, इन सब से प्रश्न सामान्यतः नहीं पूछे जाएंगे. तो आपको कंसंट्रेट करना है फ्रीडम स्ट्रगल पे, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज पे, इंपॉर्टेंट इश्यूज पे. और एक और बात बता दें,
इंडियन इकोनॉमी पे। इंडियन इकोनॉमी मतलब ब्रिटिश कॉलोनियल इकोनॉमी, ब्रिटिश उपनिवेशवादी अर्थव्यवस्था पे। अब आपको मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूं, यह फॉर्मूला है 3C का। 3C का एक है क्यूरियोसिटी। 3C फॉर्मूला देखो अब क्या है। क्यूरियोसिटी, व्हाट इज क्यूरियोसिटी? उत्सुकता। जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ें, जब भी आप कोई इश्यूज को डिस्कस करें, तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी हो कि आपको क्या जानना है, क्यों हुआ, कैसे हुआ। जैसे आप एनसीईआरटी खोलिए, पहला चैप्टर खोलेंगे, उसमें मिलेगा एक शब्द किंग मेकर्स, और एग्जाम्पल में होगा सैयद ब्रदर्स। अब आपने जब किंग मेकर खोला तो इसका मतलब है कि यह कोई फेनोमेना होगा। सैयद ब्रदर्स कौन है? अब इसको समझो आप। ड्यूरिंग द लेटर मुगल्स, अमीर क्लास डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ईरानी, तुरानी एंड हिंदुस्तानी। ईरानी जो वेस्ट एशिया से आए थे, स्पेशली इन ईरान, तुरानी जो सेंट्रल एशिया से आए, और हिंदुस्तानी जो भारतीय थे, न्यू कन्वर्टेड मुस्लिम्स। अफगानी भी इसी हिंदुस्तानी गुट में है, बिकॉज ऑन दैट टाइम अफगानिस्तान वाज द पार्ट ऑफ इंडिया। ईरानी, तुरानी, हिंदुस्तानी। सैयद ब्रदर्स वाज द लीडर ऑफ हिंदुस्तानी ग्रुप। अब आप देखो, जब एक समझ में आ जाएगा कि ये एक हिंदुस्तानी ग्रुप का लीडर था, तो सैयद ब्रदर्स को भी समझ पाएंगे और सैयद ब्रदर्स के पतन को भी समझ पाएंगे, क्योंकि उसके बाद 2 और ग्रुप होगा, ईरानी और तुरानी। एक का नेता सादत खान बुरहानुल मुल्क, who later became the Nawab of Awadh, and another leader was निजामुल मुल्क, who later became the निजाम of हैदराबाद। और इन दोनों ने मिलकर इनकी सत्ता का सफाया कर दिया। अब पढ़ेंगे, वहां मिलेगा सरंजामी सिस्टम। व्हाट इज सरंजामी सिस्टम? लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ द मराठास। क्यूरियोसिटी, जब भी कोई टर्मिनोलॉजी आए वही रुकिए, वही समझिए इसको, फिर आगे बढ़िए। किताबों को पढ़ना, बार बार पढ़ना आसान है, लेकिन समझना मुश्किल है। और ये जो सारा जो हम बता रहे हैं, इसकी एक स्पेशलाइज्ड बुक है सतीश चंद्रा की, पार्टी एंड पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट। और एक और किताब है एग्रेरियन हिस्ट्री ऑफ मुगल इंडिया बाय इरफान हबीब। मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करूंगा कि इन सारी किताबों को आप पढ़ें, क्योंकि वो जिम्मेवारी आप मेरे पर छोड़ दीजिए। इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव एन ऑल द इंपॉर्टेंट रिसर्चेस टू यू। अब ये रिसर्च आपको नहीं पढ़ना है, उसका जो प्रैक्टिकल पार्ट है केवल उसको इंप्लीमेंट करना है अपने आंसर में, अपने विचार में। तो एक तो क्यूरियोसिटी, आपकी पढ़ाई का जो मूल मंत्र है, एक क्यूरियोसिटी। दूसरा आप देखेंगे कनेक्टिविटी। टॉपिक को कनेक्ट करने का प्रयास कीजिए। अब आप देखिए, आपको एक एग्जांपल मैं बताता हूं। मान लीजिए नॉर्थ में एक घटना घटती है, द बैटल ऑफ करनाल, 1739, बैटल ऑफ करनाल। एंड व्हाट इज बैटल ऑफ करनाल? मुगल एम्परर मोहम्मद शाह रंगीले वाज डिफीटेड बाय नादिर शाह, द रूलर ऑफ ईरान, in 1739, and that was the symbol of the decline of the Mughals. अब आप देखो, जब यहां पर ये कनेक्टिव, तो इसी के नीचे आप देख लो एंग्लो कर्नाटिक वार, नॉट कर्नाटका, कर्नाटिक, इंडो कर्नाटिक वार। टू 1763। अब देखो वहां पे कनेक्टिविटी, आप देखो नॉर्थ में बैटल ऑफ करनाल हो रहे हैं, साउथ में एंग्लो कर्नाटिक वार हो रहे हैं।
ये कर्नाटिक वार क्यों हो रहा है? सुपरमेसी ऑफ ब्रिटिश कंपनी एंड फ्रेंच कंपनी, एंड अल्टीमेटली French East India Company was decisively defeated by British East India Company at the Battle of Bondivas in 1760. 1760 इधर का खेल खत्म। अब ये जो ही इधर इनको सफलता मिली, ये ईस्ट की ओर जाएंगे, और यहां पर आप देखेंगे कि बंगाल में सुपरमेसी की लड़ाई शुरू हो जाएगी। द बैटल ऑफ पलासी, द बैटल ऑफ बक्सर, ultimately the treaty of Allahabad, and Mughal emperor given the Diwani rights of Bengal, Bihar and Odisha to the East India Company. So Battle of Palassee was a landmark event in the Indian history. And what is the Battle of Palassee? The Battle of Palassee was not a battle but a great betrayal, and after that Maratha power, दैट इज द कनेक्टिविटी। आपको इसमें कनेक्ट करना है एक चीजों से दूसरे में, कनेक्टिविटी। एंड थर्ड पॉइंट इज कॉन्सेप्ट, अवधारणा। अब आपके पास कॉन्सेप्ट भी डेवलप होना चाहिए। तो जब आप हिस्ट्री पढ़ें तो इस तीन चीजों को ध्यान में रखें। 3C फॉर्मूला, इट्स माई गुरु मंत्र टू यू। ये गुरु मंत्र है जो मैं आपको दे रहा हूं। आप देखो, क्यूरियोसिटी, कनेक्टिविटी एंड कॉन्सेप्ट। अब इसे आप इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? आंसर राइटिंग में। आंसर राइटिंग में अब आंसर में किन तीन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है? फर्स्ट वन कंटेंट, सेकेंड वन प्रेजेंटेशन, एंड थर्ड वन इज राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल, एक तो आपको विषय वस्तु की जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात जो आपको जानकारी होनी चाहिए वह यह है कि वह होना चाहिए आपका प्रेजेंटेशन, हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर। एंड थर्ड वन राइटिंग स्किल, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, मेन बॉडी, टू यूज द एप्रोप्रिएट टर्मिनोलॉजीज। और आपको आंसर कितने में लिखने हैं? आइदर 150 एंड 250 वर्ड्स। So it's my suggestion to write your answer in 200 words. If question asked in 150 words, you just reduce 50 words. If asked in 250, just extended 50 words. So 200 is an ideal answer. आप तैयार कर लो और उसके बाद उसको लिखो आप। और जो आपकी टर्मिनोलॉजी है, हर सब्जेक्ट का एक अनुशासन होता है। जैसे मान लो बैटल ऑफ पलासी लिखना है तो टू द पॉइंट लिखो। बैटल ऑफ पलासी वाज नॉट ए बैटल बट ए ग्रेट बिट्रायल। आफ्टर द बैटल ऑफ पलासी ए न्यू बंगाल स्टेट इमर्ज्ड which was not only the sponsored state but also the plundered state. आपकी भाषा पर जो पकड़ होगी वो एक निर्णायक भूमिका निभाएगी। इसलिए लैंग्वेज पर मेहनत करो, आइदर हिंदी और इंग्लिश। और हिंदी में आप मात्रात्मक गलतियों पर ध्यान देंगे, ताकि सामान्यतः हम मान लेते हैं कि ये हमारी मातृभाषा है तो हम जैसे चाहे लिख सके। एक शुद्ध आधिकारिक हिंदी आपको आनी चाहिए। इंग्लिश में भी वो चीजें हैं, सब में ये चीजें लागू होती है। तो आप इस बात पर ध्यान दें। और अंततः जाने से पहले सॉरी, पांच मिनट ज्यादा जाएगा तो देखो। अब हमने आपको कहा मॉडर्न इंडिया। अब देखो कॉन्सेप्ट कैसे समझना है। मॉडर्न इंडिया का मतलब हो गया कि व्हाट वाज द फैक्टर्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। सो वी हैव 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स: न्यू विजन, न्यू आइडियाज, न्यू वैल्यू सिस्टम, न्यू इंस्टीट्यूशंस एंड न्यू ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी टर्मिनोलॉजी जब आपके पास हो तो आपके मन में यह क्यूरियोसिटी आए कि व्हाट इज मॉडर्नाइजेशन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट फीचर्स। अब आप देखो यहां पर, अब मॉडर्न इंडिया के लिए हमने यहां पर एक डिमार्केशन लाइन बनाया, द बैटल ऑफ पलासी।
अब आपको इसको जस्ट समझना है बैटल ऑफ पलासी को। आप देखो यहां पर, ये जो बैटल ऑफ पलासी है ये कब हुए थे? 23 जून 1757। अगर ये तारीख से ही आधुनिक भारत आरंभ हुआ तो इसका मतलब यह हुआ कि जो लोग 22 जून की रात में सोए थे वो मध्यकाल में थे, और सुबह सुबह जब 23 जून को उठे होंगे तो बोले होंगे यहां आप तो मॉडर्न काल आ गए, आधुनिक काल आ गए। क्या ऐसा हो सकता है व्यवहारिक तौर पर? नहीं, नहीं। तो बेसिकली द बैटल ऑफ पलासी वाज नॉट ओनली द बैटल बिटवीन सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव, but it was the battle between two systems. Sirajuddaulah was the representative of feudal mode of production and Robert Clive was the representative of capitalistic mode of production. Capitalistic mode of production. So it was a battle between two systems. अब आपको समझना पड़ेगा फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। जब इस प्रकार से आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको एक अच्छी समझ डेवलप होगी। अब आप देखें प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन सब पूछे गए हैं, इसमें जैसे एक क्वेश्चन लॉर्ड कर्जन पर पूछा गया कि नीतियों एवं राष्ट्रीय दूरगामी। अब लॉर्ड कर्जन का जो काल है उसकी बेसिक बात समझे, द पीरियड ऑफ कमीशन एंड ओमिशन। यह आयोगों और भूलों का काल है। रेगुलर क्लास में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज कमीशन एंड ओमिशन। 1920 के दशक के राष्ट्रीय कई वैचारिक धाराओं को, अभी मैंने आपसे चर्चा किया कि 1920s में कई समानांतर धाराएं चल रही थी, जिसमें एक धारा गांधी की थी, एक स्वराजवादियों की थी, एक ट्रेड यूनियन मूवमेंट की थी, एक किसानों की थी और एक क्रांतिकारी आतंकवादियों की थी। आतंकवादी का नाम उचित नहीं, क्रांतिकारी नेताओं की थी। 1857 का विप्लव ब्रिटिश शासनकाल के 100 वर्षों में बार बार घटित। पिछले 100 इयर्स में, तो पिछले 100 इयर्स में क्या हुए थे? ट्राइबल मूवमेंट्स एंड पीजेंट्री मूवमेंट्स। इसी को कनेक्ट करना है 1857 से। ऐसे प्रश्न है, आप देखिए महात्मा गांधी पर मैंने कहा था आपसे। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर भी क्वेश्चन, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पर भी पूछा गया है कि 1935 के अधिनियम के कारण ही ये आसान हुआ आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारतीय संविधान का निर्माण। अब आपके पास एक रेफरेंस बुक की मैं चर्चा कर लूं, और क्लास की समाप्ति से पहले आपके पास कुछ रेफरेंस बुक मैं बता देता हूं। जो बेसिक बुक है वो है एनसीईआरटी, रिटन बाय बिपिन चंद्रा, ओल्ड एनसीईआरटी 12 स्टैंडर्ड, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही भाषाओं में किताब उपलब्ध है। यह सबसे आधारभूत पुस्तक है। इसके बाद देखो बिपिन चंद्रा, मृदुला मुखर्जी, आदित्य मुखर्जी, सुचेता महाजन, ये जो किताब है आपकी के.एन. पानिकर, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, आई थिंक इट इज द बेस्ट बुक फॉर फ्रीडम स्ट्रगल। अब ये जो किताब थी कई दशक पहले लिखी गई थी, इसका हिंदी रूपांतरण भी है जो दिल्ली विश्वविद्यालय ने प्रकाशित किया है। एक और किताब है बिपिन चंद्रा, अमलेश त्रिपाठी एंड वरुण डे, पब्लिश्ड बाय एनबीटी, नेशनल बुक ट्रस्ट। नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया। उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद को समझने के लिए यह एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसके बाद देखिए रामचंद्र गुहा की एक लैंडमार्क बुक है, गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड। रामचंद्र गुहा की यह किताब काफी अच्छी किताब है। और एक और किताब है शेखर बंदोपाध्याय की, फ्रॉम पलासी टू पार्टीशन, पलासी टू पार्टीशन। और इस किताब में अब आजादी के बाद के भी इतिहास को जोड़ा गया है। यह किताब हिंदी में भी उपलब्ध है, पब्लिश्ड बाय ओरिएंट ब्लैक स्वान। बीएल ग्रोवर की एक किताब है, बीएल ग्रोवर एंड यशपाल। फैक्चुअल डिटेल्स के लिए यह अच्छी किताब है, तथ्यात्मक जानकारी आपको काफी यहां से मिलेंगे। इस किताब का भी अध्ययन कर सकते हैं। आजादी के बाद के इतिहास पर एक किताब बिपिन चंद्रा की है, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, और दूसरी किताब है रामचंद्र गुहा की,
इंडिया आफ्टर गांधी। इस इंडिया आफ्टर गांधी पर, इस पुस्तक पर भारत सरकार ने इनको साहित्य अकादमी का अवार्ड भी प्रदान किया था। भारत गांधी के बाद रामचंद्र गुहा, इसके हिंदी अनुवाद भी है। हिंदी में ध्यान में रखिएगा, इसको 2 वॉल्यूम में प्रकाशित किया गया है, भारत गांधी के बाद और भारत नेहरू के बाद। और एक किताब डॉक्टर कुमार नलिन की है, यानी कि मेरी लिखी हुई किताब है। यह किताब है आपका इतिहास पे, और इस किताब में तीनों ही सेक्शन को कवर किया गया है, एंशिएंट, मिडेवल, मॉडर्न। ये मैग्रा हिल पब्लिकेशन से है। यह किताब भी आप पढ़ सकते हैं। अगर अन्य किताबों को पढ़ने के बाद आपको लगता है कि और पढ़ने की जरूरत है, तो इस किताब का भी आप अध्ययन कर सकते हैं। तो खत्म करें। हाँ, तो आपके लिए स्ट्रेटजी ये हुई कि आप अपना टारगेट फिक्स कर लें, समय सीमा निश्चित कर लें, और फिर तैयारी के लिए आप मन बना लें। और अगर आपको लगता है कि आप सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं, तो यू ऑल आर मोस्ट वेलकम एट ओजांग IAS एकेडमी। मैं आप सभी को, मैं डॉक्टर कुमार नलिन, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने ये समय मेरे साथ बिताया, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।